Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. हमने लिख के तो समझ में आ ही गया होगा, बचा कुछ आप बैकग्राउंड देख के समझ पा रहे होंगे कि ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी हाँ, मैंने ये क्यों आज लिया है, क्योंकि इस समय एक हलचल चल रही है हमारे देश में कि हमारा भारत, ठीक है, यस, हमारा जो देश है वो भारत के नाम से जाना जाएगा क्या? ऑब्वियसली आप कहोगे कि भारत के नाम से जानते नहीं थे क्या? बिल्कुल जानते थे, बट क्या इंडिया अब नहीं रहेगा? अभी तक हमने इंडिया जाना है, हम भारत जानते हैं, हमारी एक ऐसी कंट्री है जिसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत के नाम से जानते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, हम हिंदुस्तान कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो वो सिर्फ दो वर्ड्स की बात करता है, इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधी सी बात है, अगर कोई हलचल मची हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख के। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी क्या इस चीज को लेकर डिस्कशन हुआ था। भाई ऑब्वियसली होगा ना, नाम रखने जा रहे हो, आर्टिकल 1 रख रहे हो, आर्टिकल 1 कुछ भी थोड़ी ना रख देंगे, ऑब्वियस सी बात है बहुत कुछ डिस्कशन हुआ होगा। तो जी हाँ, जो भी डिस्कशन हुआ था आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उस वक्त में लोगों ने क्या अपना पर्सपेक्टिव रखा था इंडिया और भारत को लेके। क्या और भी नाम थे जो वो लोग चाहते थे रखे जाएं? इस पे डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अनअकैडमी अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा है 14 ऑफ सितंबर से क्लैट पीजी 2024 के लिए। जी हाँ, आपको मालूम है कि क्लैट पीजी 2024 के लिए बहुत टाइम नहीं बचा है। 3 दिसंबर 2023 को ये पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है। अब तो 3 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं, तो अब बारी है रिवीजन की। तो क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं 14 सितंबर से, मतलब लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आपको क्लैट पीजी 2024 देना है और आपने अभी तक अगर कोई बैच नहीं लिया है और आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, लेकिन 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 बिल्कुल भी जब आप एनरोल करिएगा तो आप मुझे अगर जान रहे हैं तो आप ये वाला कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि ये कोड यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ट्यूसडे और थर्सडे को ये सेशन होने वाला है 4 बजे। फिलहाल तो 14 ऑफ सितंबर को 4 बजे आप आके जुड़िए, आगे का शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। अगर आप अचीवर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मींस अगर आप क्लैट पीजी 2025 टारगेट कर रहे हैं या फिर आप अदर एलएम एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपके लिए अचीवर्स बैच हेल्पफुल हो सकता है। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो आप, आपके ऊपर है कितना भी टाइम पीरियड, ठीक है। हमारे पास 6 महीना है, 12 महीना है, 18 महीना है, जैसा भी आप चेक कर सकते हो शेड्यूल जाके। एंड यू कैन यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल। यहाँ पे भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ 6:30 बजे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। अगर आपने एक बार प्लस प्रोग्राम में एनरोल कर लिया ना, तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, मॉक टेस्ट तो आपको फ्री में मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी एजुकेटर्स आपको कराएंगे, साथ ही साथ एजुकेटर्स जो भी क्लास में पढ़ाएंगे उसका PDF भी आपको दे देंगे, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और केस एनालिसिस होगा भाई, वो भी मिल जाएगा फ्री में, क्योंकि क्लैट पीजी ऑब्वियस सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट केस एनालिसिस। अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हो तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप QR कोड स्कैन करिए सिंपली, अनअकैडमी स्टोर्स में अवेलेबल है ये, ठीक है, 15999 में। और अगर आपने ये कोड MSING10 यूज किया, भाई मैं दिख रही हूँ ना इस कोर्स में, तो मेरा कोड यूज कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको मिल सकता है वो आपको मिल जाएगा ये कोड यूज करने के बाद। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को लेके, कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लैट पीजी की मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप ऑब्वियस सी बात है बैच ज्वाइन कर चुके हो तो आपको अलग से परचेज नहीं करना है, बट अगर आप बैच नहीं लेते हो तो 2000 रुपीज में 20 लाइव मॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। एंड वो लाइव मॉक्स करवाए जाते हैं, हर वीकेंड पे हम कराते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने कोड यूज करा तो अगेन एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही ना, ठीक, तो ये कर लेना, भूलना नहीं। ऑल्सो अनअकैडमी पे मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने में, तो इन दैट केस आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है। ये क्लैट पीजी अदर LLM एग्जाम्स के लिए मैं क्लासेस लेती हूँ, एंड करेंटली मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज फॉलो कर रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं फॉर नाउ मैं उसे कवर कर रही हूँ। एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद फिर मैं 23 वाले भी देखूंगी और 21 के भी मेजर जजमेंट्स में देखूंगी। ऑल्सो अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करो और ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो इसी पे मिलेंगी ना, आपको फालतू में ढूंढना नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो अब चलते हैं आज के मैटर पे डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया और भारत आखिर क्या मामला है, तो पहले उसको डिस्कस करने से पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब सबको मालूम है कि हमारा जो इंडिया है वो डिफरेंट नेम से जाना जाता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में कह दिया। ठीक है, तो अब जो ये नेम इंडिया है ये ओरिजिन होता है ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट से, जिसका मतलब होता है सिंधु रिवर के पास में जो जमीन दे रखी है, ठीक है, वहां से आपका इंडिया वर्ड निकल के आता है, क्योंकि सिंधु हम लोग इंडस बोलते हैं ना, तो इंडस से निकला इंडिया। ये है बेसिकली आपका। नाउ अब आता है भारत एंड भारतवर्ष। ठीक है, दो अगेन आप हमारे सामने टर्म्स आ जाते हैं। ये वेरियस हिंदू रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में देखते हैं। जब हम अपने पुराने जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखते हैं तो उसमें हमको ये वर्ड कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसने हमारे रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ को एक शेप दिया है। ऑल्सो जब हम हिंद और हिंदुस्तान की बात करते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब ये पढ़ते हो तो हिंदी है हम, है ना, तो ये सारे वर्ड्स आप देखते हो ना, हिंदी, हिंद, हिंदुस्तान, ये सब आता है। तो ये आपका इनहेरिट होता है सुल्तान एंड मुगल्स एंड हैव बिकम कॉमनली यूज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, सुल्तान और मुगल से ये निकल के आता है एंड ये अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज हुआ है, एंड लैंग्वेज और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर और भी अदर नेम्स यूज करे जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा, तो भाई सीधी सी बात है, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलता है। नाउ ईच ऑफ दीज नेम्स, आप किसी भी इनमें से नाम की बात कर लो, चाहे इंडिया हो, चाहे भारत हो, भारतवर्ष हो, हिंदुस्तान है, हिंद, जो भी है, हर एक का एक अपना रिच हिस्ट्री है, वो अपना रिच हिस्ट्री कैरी करता है और एक विजन रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर और प्रेजेंट नेशन स्टेट के लिए। लैंग्वेज यहाँ पे पैसिव नहीं है, बट एक्टिवली, सीधी सी बात है कि एक थॉट और आइडिया हमें निकल के आता है, हर एक टर्म हमें कुछ कन्वे करता है। ऑल्सो अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि नाम पे डिस्कशन पॉलिटिक्स वाली चीजें हमेशा रही है, ठीक है, एक इंडिया नेशन बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है पॉलिटिक्स ऑफ नेमिंग, तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी देखने को मिला था। सीधी सी बात है, आर्टिकल 1 बना दिया तो ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना, कुछ तो डिस्कशन किया होगा। तो ये डिस्कशन पूरा करने वरने के बाद दो नाम दिए गए थे हमारे देश को, दैट इज इंडिया एंड भारत। ठीक है, टू एक्नॉलेज इट्स पार्ट्स एंड एम्ब्रेस प्लूरलिज्म, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि हमारा देश जो है वो कई सारी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर की बात करता है। यहाँ पर कई कल्चर देखने को मिलते हैं, रिलीजन देखने को मिलता है, लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, रीजन तो है ही, तो प्लूरलिज्म को एम्ब्रेस करता है ये। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की जब हम बात करें तो हमारे जो फाउंडिंग लीडर्स थे, उन्होंने इन दोनों नामों को काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने का ट्राई किया। हावेवर रिसेंट टाइम्स में अभी बात कुछ चल रही है कि आखिर नाम बदलने वाला है क्या, तो इस पे बात कर लेते हैं। कहाँ से बात नाम बदलने वाला, ये हवा कहाँ से चली है। अब सबको मालूम है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है G20 समिट। ठीक है, वो भी कब कर रहा है, कोई बहुत देर बाद नहीं कर रहा है, 2023 का G20 समिट है, जो कल और परसों 9 और 10 सितंबर को होस्ट होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर मेज़बानी कर रहे हैं, हम अगर होस्ट हैं, तो हम दूसरे लोगों को इनवाइट करेंगे ना। तो हुआ क्या कि G20 के अटेंडीज थे, उनको जब इनविटेशन दिया गया, तो क्योंकि प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट की तरफ से जो इनविटेशन जाता है, तो हमारी इस टाइम की जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, रेफर किया गया उनको प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब ये कुछ नया देखने को मिला कि अभी तक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता था, ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहाँ से आया। बस ये हवा वहीं से उड़ी है कि क्या इंडिया भारत होने वाला है। तो 1.4 बिलियन पीपल का जो हमारा देश है, जो सिर्फ दो नाम से हम ऑफिशियली जान रहे हैं इस टाइम, इंडिया और भारत, और फॉर्मर वाला इंडिया ज्यादा लोग जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जो लोग हैं, हम लोग इंडिया भारत दोनों बोलते हैं, हम इंडिया पाकिस्तान का मैच बोलते हैं, हम भारत पाकिस्तान का मैच भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पहला वाला जो इंडिया है वो इंटरनेशनल लेवल पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। भारत हमें बोलना बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है हाँ हिंदी के टर्म्स होते हैं, थोड़ा जुड़ा हुआ फील होता है, बट इंडिया इंटरनेशनली ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से इसको लोग ज़्यादा पॉपुलर कर रहे थे, ज़्यादा जान रहे थे। अब भारत क्या है? भारत एक एशियन संस्कृत वर्ड है, जो कई हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि हमारी अर्ली हिंदू टेक्स्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बात कहाँ से उठी है भाई? भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस नाम को बदलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड है, वो चाहती है नाम बदल जाए, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो नाम है, ये इंडिया, ये सिंबल ऑफ स्लेवरी है। ठीक है, ये हमारी गुलामी का प्रतीक शो करता है, क्योंकि ये जो नाम इंडिया था, इसको ब्रिटिश कॉलोनियल ने इंट्रोड्यूस किया था, और हमें आज़ादी लिए हुए बहुत एक टाइम हो चुका है। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर 2 साल तक रूल करके, 200 साल तक रूल करके गए थे। ठीक है, और इंडिया ने इंडिपेंडेंस 1947 में गेन कर लिया। अब बहुत टाइम हो चुका है, अभी भी हम उनका नाम क्यों कैरी कर रहे हैं, बीजेपी का कहना ये है। ठीक है, अब हमने तो समझ लिया अभी का परिप्रेक्ष्य क्या चल रहा है, अब आगे जो भी होगा देखते हैं। ठीक है, अगला सेशन बैठता है तो हो सकता है ये मुद्दा उठाया जाए, लेकिन जब पहला सेशन बैठा था कॉन्स्टिट्यूशन का, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी, उस वक्त पे इस पे क्या डिस्कशन हुआ था, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में हम जानेंगे।
आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये कहता है, मैंने सही वाली भाषा पढ़ दी, यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी सीधी लिखी हुई है, मैंने सही भाषा पढ़ दी क्योंकि आर्टिकल 1 में यही लिखा हुआ है। नाउ इट इज नॉट वाइडली नोन दैट द ओरिजिनल ड्राफ्ट डिड नॉट इंक्लूड द नेम भारत। जब पहला ओरिजिनल ड्राफ्ट आपका आया था उसमें भारत नाम नहीं था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कमेटी ने प्रिपेयर किया था, जिसको लीड कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 नवंबर 1948 को इसको प्रेजेंट किया था। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। नाउ अब लगभग पूरा एक साल बीत जाता है, सितंबर की, हम 17 सितंबर की बात करते हैं 1949 को। तो अंबेडकर जी ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया कि हम फर्स्ट सब क्लॉज में आर्टिकल 1 के भारत को रख देते हैं, along with the minor changes to second सब क्लॉज concerning the constituent states को लेके थोड़ा बहुत बदलाव कुछ करके हम लोग लेकिन इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक, ये बात हुई। नाउ डिस्कशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ रिगार्डिंग द ओपनिंग प्रोविजन फोकस्ड ऑन 2 मेन इशू। अब इस पे वार्तालाप शुरू होती है, लोग डिस्कशन करते हैं। अब ये जो डिस्कशन हुआ इसके 2 मेन इशू थे। पहला ये था कि जो रिलेशनशिप है इंडिया एंड भारत की, उस पर हम डिबेट करेंगे कि आखिर हम साथ में अगर इन दोनों को रख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सेकेंड बात हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एंड सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। सीधी सी बात है, जब भी कुछ चेंजेस होते हैं तो अपने साथ एक कॉन्सिक्वेंसेज लेके आता है। जब हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, आप सबको पता है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सिर्फ यूनिटरी नहीं है, ये सिर्फ फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। कहीं कहीं पे यूनिटरी हमारा ऊपर हो जाता है और कहीं कहीं पे हमें दोनों के बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर के कॉन्सिक्वेंसेज को इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फर्क भी पड़ेगा और सोशियो पॉलिटिकल फर्क भी पड़ेगा। अम्बेडकर जी ने इस पर एग्जामिन किया था। नाउ ऑल्दो जो सेकंड पॉइंट था, इस पे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट देखा गया एंड काफ़ी डिबेट जो थी उसने हीट पैदा कर दी। सिग्निफिकेंट डिस्कशंस आल्सो टुक प्लेस, मोस्टली 18 सितंबर 1949 को हुआ। ठीक है, 17 सितंबर को अमेंडमेंट प्रपोज किया अंबेडकर साहब ने और 18 सितंबर को काफ़ी डिबेट होती है रिगार्डिंग द प्रपोजल टू गिव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री 2 नेम इंस्टेड ऑफ 1। इन्होंने कहा कि चलो हम लोग एक के बजाय 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों की क्या राय है। अब जब अम्बेडकर जी के बाद, ठीक है, अब लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर एच.वी. कामथ जी ने एक पहला अमेंडमेंट प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने कहा टू रिप्लेस द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द फर्स्ट सब क्लॉज। उन्होंने कहा रिप्लेस कर दो। उन्होंने कहा ये नहीं कहा 2 रखो, उन्होंने कहा रिप्लेस कर दो इंडिया को भारत के साथ। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया रख लो, हिंदी वाले में भारत रखो, इंग्लिश वाले में इंडिया रखो। ड्राइंग इंस्पिरेशन क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा मैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नाम दिए गए हैं। दैट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट रीड्स एज फॉलोज। ठीक है, क्या पढ़ता है आर्टिकल, तो आर्टिकल कहता है कि नेम ऑफ द स्टेट इज एयर। ठीक है, आयरे, एयर जो भी बोल सकते हैं, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे आयरलैंड। So I think that this is a much happier expression that Bharat, और in the English language India shall be and such। ये कुछ लाइन मैंने ली है, काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने बोला था। ठीक है, मैंने थोड़ी सी लाइन बस ली है। तो इन्होंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर करके क्या कहा कि हम हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग नाम दे देते हैं, हम एक ही में 2 नाम नहीं रखेंगे। अब एक कांग्रेस लीडर आपके सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार से सेठ गोविंद दास जी थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया be categorically designated as one in prevalence only in foreign countries, arguing that India, unlike Bharat, did not venture in the most Asian region of the रीजन्स कॉन्टेस्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझते हैं इंडिया का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो मेंशन है वो कॉन्टेक्स्ट इंडिया का मतलब एशियन कॉन्टेक्स्ट में हमको मेंशन नहीं दिखता है। इंडिया दैट इज भारत, बहुत सुंदर लिखा था इन्होंने, बहुत सुंदर बोला था, मतलब इंडिया दैट इज भारत आर नॉट ब्यूटिफुल वर्ड्स फॉर द नेम ऑफ द कंट्री। इंडिया दैट इज भारत ये बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है हमारी कंट्री के लिए। वी शुड हैव पुट द वर्ड्स भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, इनका कहना ये था कि हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, भारत, भारत विच इज ऑल्सो नोन एज इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। तो मतलब भारत पहले रखो, आप इंडिया पहले रख रहे हो, दैट इज भारत, ठीक है, एक दूसरा नाम है भारत। तो वो इतना सुंदर नहीं लग रहा है, वो ब्यूटीफुली नहीं ड्रॉ किया जा रहा है। रादर हम ये कह सकते हैं कि भारत जिसको हम इंडिया फॉरेन कंट्रीज में कहते हैं। तो उनका कहना था कि फॉर्मर एक्सप्रेशन के कंपैरिजन में दिस वुड हैव बीन मच मोर एप्रोप्रिएट। नाउ यूनाइटेड प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेटिव गोविंद बल्लभ पंत जी अपना नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि भाई हमें भारतवर्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनका तीसरा आ गया कि हमें भारतवर्ष दो। ठीक है,
इन्होंने कहा भारत हो या भारतवर्ष हो, हैज बीन द नेम ऑफ अवर कंट्री, हमारे कंट्री का यही नाम रहा है सालों से। एंड अकॉर्डिंग एशियन हिस्ट्री को अगर हम देखें, ट्रेडिशन को देखें, एंड इनफैक्ट ये वर्ड इंथुसियाज्म, मैंने कहा नहीं, एक फील आती है, भारत बोलो तो एक फील आती है, ठीक है। सो वही इन्होंने कहा कि ये वर्ड इंस्पायर करता है इंथुसियाज्म को, करेज को, ठीक है। आई वुड देयरफॉर सबमिट दैट वी शुड हैव नो हेजिटेशन एट ऑल इन एक्सेप्टिंग दिस वर्ड। इन्होंने कहा भारतवर्ष ले लो, इसके अलावा कुछ मत लो, भारतवर्ष में सब कुछ आ गया, ठीक है। एक फील जो इसमें है, एंथुसियाज्म, एक करेज है भारत ये बोलने में, वो हमें आता है। इंडिया में वो चीज़ नहीं आती है, ठीक। अल्टीमेटली क्या हुआ, और भी लोगों ने कुछ कहा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ले लिए थे, ठीक है। और भी लोगों ने बहुत कुछ कहा था, कामत और अंबेडकर जी की फर्दर फिर डिबेट और चली भी थी, लेकिन फाइनली अंबेडकर जी का यही कहना था कि हम इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब बार बार कामत जी और एशियंट उस पर जा रहे थे और चीज़ें एक्नॉलेज करवा रहे थे, बट अंबेडकर जी ने कहा कि हम इस पर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, हमें इतना डिस्कस नहीं करना है, हम हिस्ट्री से इतने सारे ट्रेसेस क्यों उठा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली अंबेडकर जी ने सारे अमेंडमेंट्स रिजेक्ट कर दिए टू द ड्राफ्ट आर्टिकल 21 एक्सेप्ट दोस्त जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब उन्होंने जो चाहा कि इंडिया और भारत हो जाए वही फाइनली हुआ। एंड आर्टिकल 1 एज इट स्टैंड टुडे, आज जो हम देखते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको अडॉप्ट किया असेंबली ने 18 सितंबर 1949 को। 17 को अमेंडमेंट प्रपोज किया, 18 को पूरी डिबेट चली और एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ खारिज करके वही रख दिया जाता है जो अंबेडकर जी ने प्रपोज किया था, ठीक है। सो ये था टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे का, ठीक है। आज का यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो, स्पेशली आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हिस्ट्री में हमारे लोगों ने क्या कहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था। तो आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स अच्छे खासे फ्रेम करके, ठीक है, रखी हुई है लेंथ में बुक्स, तो वो हमें पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बातें एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए जब इंपॉर्टेंट मैटर्स पे जो डिस्कशन हुआ है, क्योंकि ऐसे तो पढ़ने का मौका इतना है नहीं किसी के पास पूरा डिबेट्स पढ़े, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर उसका रेफरेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करना भूलना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस में और भी लेके आती रहूँगी।